नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का अगला टेस्ट है आपका और ज्योग्राफी का ये टेस्ट होगा आपका, जिसमें 75 एमसीक्यू होंगे। और 75 में से उम्मीद करता हूँ जिस लेवल के एमसीक्यू हैं, यानी कि आसान से मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू हैं, कोई कठिन एमसीक्यू नहीं है। इसमें कोई भी कठिन आपको सवाल नहीं लगना चाहिए। अगर आपने एक बार भी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा है ध्यान से तो 75 में से कम आपके 65 से 70 के बीच में सही होने चाहिए। मिनिमम कट ऑफ यही रहेगा, 65 से 70 के बीच में सही करने की कोशिश कीजिएगा। और टेस्ट है तो हर सवाल को रोक करके अटैम्प्ट करना है, हर सवाल को अटैम्प्ट करना है और अंत में अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करना है। कमेंट कर सकते हैं अपने मार्क्स आप अंत में, और फिर आप या तो मुझे बता सकते हैं कितने नंबर आए हैं आपके, कुछ भी करिए लेकिन कैलकुलेट ज़रूर कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेना है। जो अपना नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपका क्या हो, एग्ज़ाम में सवाल गलती ना हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। और मुझसे कुछ पूछना होता है आपको तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या है पहला सवाल कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये अक्षांश का विस्तार दिया हुआ है, ये देशांतर का विस्तार दिया हुआ है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग में 30 डिग्री है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर पूछा है सत्य कथन कौन सा है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो सही दिए हुए हैं। ओके। और अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रन तक कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर है तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है। कर्क रेखा के उत्तर का जो अपने भारत का राज्य है उसमें जो कर्क रेखा गुजरती उसके उत्तर का भूभाग अधिक चौड़ा है, ऐसा बोला गया है। कर्क रेखा के दक्षिण भारतीय भूभाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। और आपसे पूछा गया इसमें से असत्य कथन कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। एक बार कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। आपने तो ये रटा होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को लगभग आधे भागों में बांटती है, लेकिन ये सवाल तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया। सोचिए उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है सवाल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, एक भी असत्य नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से यही जो 8 राज्य हैं यहीं से कर्क रेखा गुजरती है और ये लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, एक भी इसमें से आंसर नहीं होगा। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है। मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है। बहुत ही कठिन फैक्चुअल सवाल है ये, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का जो मुख्य भूभाग है, इसका उत्तरी अक्षांश जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो स्थित है। देखिए आपको नहीं पता होगा, जिनको मैं बता देता हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश दशा में होता क्या है, पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है ना। 2 समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यही होता है डेफिनेशन तो यही होता है, 2 समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को समान अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे 30 डिग्री अक्षांश है और उसको 24 डिग्री अक्षांश से आप मिला देंगे तो ये कोई अक्षांश रेखा नहीं होता है। 30 डिग्री अक्षांश को 30 डिग्री अक्षांश से मिलाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, वो अक्षांश रेखा हो जाती है। यानी कि अक्षांश रेखा जो होती है ये उत्तर से दक्षिण के आपका विस्तार को नापती है। इसको ध्यान रखिए, अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण के विस्तार को नापती है। और जो देशांतर रेखा होते हैं वो पूरब से पश्चिम के विस्तार को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। देशांतर पूर्व से पश्चिम के विस्तार को नापती है और अक्षांश उत्तर से दक्षिण के विस्तार को नापती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अक्षांश देशांतर रेखा को क्लियर रखेंगे तो ज्योग्राफी का आपका बेसिक क्लियर रहेगा। ओके। निम्न से कौन सा राज्य समुद्र में नहीं लगे हुए हैं। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा,
इनमें से तेलंगाना का समुद्र तट नहीं है, बाकी गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के समुद्र तट हैं। आपको मुझे बताना चाहिए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका समुद्र से सीमा लगती है। भारत के बारे में सही बताना है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर स्थित है। भारत की तटीय लंबाई, कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। देखिए, मुख्य भूमि का मतलब तात्पर्य होता है जो ये भारत दिख रहा है आपको, इसका है 6,100। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनको मिला देने पर 7,516 किलोमीटर हो जाती है। यही आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 है। कुल लंबाई जो है अपनी तटीय वो 7,516 किलोमीटर है। और दुनिया के लगभग में 2.5% ज़मीन अपने पास है। लेकिन दुनिया की 2011 सेंसस के हिसाब से 17% आबादी अपने पास है। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। मानक देशांतर का मतलब क्या होता है। वो देशांतर जहाँ से देश का समय डिसाइड किया जाता है। उससे पूरब, उससे पश्चिम जाने पर समय बदलती है, लेकिन भारत देश का एक समय की एकरूपता रहे, इसलिए समय डिसाइड किया जाता है मानक देशांतर से। आपको ये पता होना चाहिए कि जब गुजरात में सुबह होती है, उससे लगभग में 1.5 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गई रहती है ना। लेकिन जो स्कूल जाने का समय है गुजरात में अगर 9 बजे में है सरकारी, तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बजे है। जबकि गुजरात में 9 बजे मॉर्निंग का पीरियड रहेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 9 बजे बहुत ही कड़ी धूप हो जाएगी, दोपहर का समय लगेगा, इतना तेज़ हो जाता है। लेकिन मानक समय एक ही है, इसलिए पूरा टाइम जोन एक ही है। कई बार मांग भी उठती है कि पूरे भारत को अलग अलग टाइम जोन में बांटा जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग टाइम जोन होना चाहिए, उससे पर्यावरण को भी थोड़ा सा नुकसान कम होगा, लाइटों का उपयोग कम होगा। और जो गुजरात है और ये मध्य भारत है, मध्य भारत के बाग का हिस्सा के लिए टाइम जोन अलग होना चाहिए, ये मांग भी की जाती है। चलिए समय इसको सॉल्व करते हैं। भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे पीछे है, ये पूछा गया आपसे। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। छठे का आंसर हो जाएगा कि इसमें से तीसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, बाकी पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही दिया हुआ है। देखिए, पीछे नहीं है 5.5 घंटे, बल्कि हम आगे हैं। ग्रीनविच से जो पूरब में है, ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है। ग्रीनविच से जो पूरब में है वो ग्रीनविच से समय में आगे होते हैं, और ग्रीनविच से जो पश्चिम में है वो ग्रीनविच में समय से पीछे होते हैं। जैसे अमेरिका जो है वो हमसे समय में पीछे है, हम उनसे आगे हैं। अगर आज हम न्यू ईयर मना रहे हैं तो अमेरिका वाले कल न्यू ईयर मनाएंगे, इतने देर का अंतर हो जाता है लगभग में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे जो जापान के लोग हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो हैं प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर हैं। तो जापान जो है वो क्या करेगा, सोचिए ज़रा एक बार। जापान के लोग क्या करेंगे, 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाएंगे, रात को सेलिब्रेट कर लेंगे और विमान में बैठ के अमेरिका चले जाएंगे प्रशांत महासागर को पार करके, और फिर से वो 31 दिसंबर को 1 तारीख को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उनके लाइफ में एक दिन दोबारा रिपीट हो जाएगा। चलिए मैच कीजिए इसमें। इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर बिंदु को मैच करना है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि A का 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से क्या हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। पश्चिमोत्तर बिंदु क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर बिंदु आपको पता होगा गुहार मोती कहाँ पर है, ये तो ये है गुजरात में। पूर्वोत्तर बिंदु है किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे सही हो गए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चीन का भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है। सोचिए एक बार, चीन का सबसे ज़्यादा सीमा क्या अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ये पूछा जा सकता है। आपने तो ये याद किया होगा बचपन से MBA। ये क्या है भाई, ये है भारत के सीमा लगने वाले सारे राज्यों का क्रम है। बांग्लादेश, उसके बाद से बचपन लिख दिया मैंने, बचपन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद से म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। यही है हमारे ट्रिक याद करने का, बचपन। रुक जाइए एक बार मैं बता देता हूँ। बचपन, मैंने बचपन लिख दिया था। बचपन से MBA, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार,
भूटान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से भी हमारी सीमा लगती है। ये ट्रिक हो गया आपका याद करने का। अब आप मुझे बताइए कि आपसे ट्रिक नहीं पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी सीमा लगाती है चीन। सॉल्व कीजिए उसको, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। चीन का भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक सीमा लगता है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, सी आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अभी मैंने बताया आपको क्रम याद रखेंगे तो सबसे अंत में अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है पीओके में। पीओके हमारा ही है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है। शून्य रेखा क्या कहा गया है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। निम्न से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेघालय जो है वो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य असम, ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा लगाता है असम। निम्न से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। ओके। आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं, ये पूछा गया है आपसे। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रवेदार जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इसमें, आर्कियन क्रम में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है? पूर्वी घाट के बारे में पूछा गया। देखिए अपने देश में ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट से आपके बारे में पूछा गया आपसे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। बी आंसर हो जाएगा। सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली है। ये किस प्रकार की चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है? आपको पता ही होगा कि राजस्थान से अपने रोहतास तक कौन से क्रम की चट्टानें आती हैं? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है, बेसिक एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें से गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए इसको सॉल्व करते। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी किस धारावार युग में हुई है? प्रायद्वीपीय भागों पर दरार तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य आपको बताना है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारावार युग में हुई है। सोचिए एक बार क्या होगा इसका आंसर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सत्य दिए हुए हैं, दोनों असत्य दिए हुए हैं, इसलिए एक भी असत्य इसमें से नहीं है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है किससे? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, मेसोजोइक में। ओके। पन्ना तथा गोलकुंडा के प्रसिद्ध खाने हीरा के लिए विख्यात हैं। ये निम्न से किस क्रम के शैलों से संबंधित हैं? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं आपके विंध्यन कांगलोमरेट जो होते हैं, कांगलोमरेट कहा जाता है, उसी शैल से संबंधित हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा जो हीरा के खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये हीरे विंध्यन कांगलोमरेट शैलों में पाए जाते हैं। विंध्यन शैलों में ही सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, अजमेर का किला, सिकंदरा और आपका अजमेर का किला, उसके बाद सिकंदरा जो है वो, फतेहपुर सीकरी, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही है? बृहद हिमालय का निर्माण इयोसीन या अलिगोसीन कल्प में हुआ है। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तीनों सही दिए हुए हैं। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो आपको पता होगा कि ये जो नर्मदा नदी है ये यहाँ से निकलती है और इस तरफ बहती है, जबकि जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी कहाँ पर बहती हैं? तो पूरब की तरफ बहती हैं। तो ऐसा क्यों, यही पूछा गया कारण आपसे। इसमें सेलेक्ट कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए इसका। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा किसके किसके बीच में बहती है? विंध्यन और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। अगला क्या है? यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत पश्चिम की ओर है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। आपको लगता है ऐसा है? मध्य भारत से पश्चिम की ओर अगर ढलान होता तो सारी नदियां बह के जाती हैं इधर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कारण पूछा गया है कि क्यों बहती है पश्चिम की तरफ, क्यों बहती है पश्चिम की तरफ। तो इसमें केवल और केवल 1 सही होगा, दूसरा भी सही नहीं होगा। बिंद जो आपका नर्मदा नदी है वो बिंद और सतपुरा के बीच में बहती है, ये तो सही है, लेकिन इसके कारण से वो पश्चिम की तरफ नहीं जाती है।
है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 सही है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये कारण नहीं है कि उनका पश्चिम की तरफ बहने का, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये गलत है, क्योंकि पश्चिम की ओर नहीं है ढलान। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व की ओर है ढलान, दक्षिण पूर्व की है, इसलिए नदियाँ ऐसे बहती हुई दिखाई देती हैं आपको पूर्व की तरफ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 होगा कारण। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन वो कारण नहीं है उनका पश्चिम की तरफ बहने का। ओके, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न से कौन से कथन सही हैं। लेटेराइट के बारे में पूछा गया। लेटेराइट का मतलब होता है, 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। लेटेराइट मिट्टी की पहली पहचान क्या होती है, वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पर खूब वर्षा होती है और वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहता है। और ये जो क्रैश क्रॉप होते हैं, कैश क्रॉप, नकदी फसल जिनको कहा जाता है, उनके लिए बहुत उपयोगी होती हैं ये। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 को पहले पढ़िए क्या है कि ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती हैं, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में ट्रैपिक्योक और काजू की अच्छी कृषि होती है। तो अभी मैंने बताया कैश क्रॉप होता है ये, और इसमें कॉफ़ी वगैरह की भी कृषि बहुत अच्छी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 जो है वो सही दिया हुआ है, बाकी गलत दिए हुए हैं। इनका विकास जो है वो केरल में आपको मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश में इनका विकास आपको नहीं मिल सकता। अभी मैंने बताया कि खूब अधिक वर्षा और खूब अधिक टेम्परेचर, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और असम, उड़ीसा, इन राज्यों में आपको लेटराइट मिट्टी मिल सकती है। और ये नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध नहीं होती है ना। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड तथा पोटास की प्रचुर मात्रा होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन सब की कमी होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 23 नंबर पर। 23 नंबर यही है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल और केवल 2 सही है, बाकी दोनों गलत दिए हुए हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 24 नंबर पर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से कौन सी बहती है, ये आपको बताना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि लोहित और सुबनसिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बहती है। बराक नदी दक्षिण असम के प्रमुख नदी है, असम से बहती है बराक नदी। पहाड़ियाँ और आपको मैच करना है, इसमें से कौन से सही दिए हुए हैं। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, इलायची पहाड़ी कोरोमंडल तट पे है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, कैमूर पहाड़ी और कोंकण तट। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, आसान सवाल है, इसको मैच कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। इसका 3 और 4 सही हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी तो अपने बिहार के आसपास में हो गया। कोडोमम पहाड़ी जो है, कार्डेमम पहाड़ी, ये कहाँ पर है, तो मालाबार तट पर है, मालाबार तट पर है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। आसान सवाल है। 26 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। वंशधारा, इंद्रावती, पेन्नार, प्राणहिता, और आपसे कौन सा पूछा गया, पेन्नार, इंद्रावती, वंशधारा, इन सभी के बारे में। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इनमें से जो है, यानी कि इंद्रावती और प्राणहिता जो है ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है गोदावरी नदी, ये आपको पता होगा। वंशधारा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उद्गम पूर्व बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बाकी तो आपको पता ही होगा, इन दोनों के बारे में बता दिया मैंने। अगला है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कौन से कथन सही हैं, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 सही है इसमें से, बाकी दोनों जो है वो गलत दिए हुए हैं। जो तीस्ता नदी का उद्गम है वो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जैसा नहीं है, तीस्ता नदी का उद्गम ही होता है सिक्किम से, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत और बांग्लादेश की सीमा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है, ये कहाँ पर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है। ओके, अगला है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। निम्न से कौन सा पर्वत श्रेणियाँ शामिल ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, सभी के सभी शामिल हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 30वें सवाल पर चलते हैं। 30 नंबर क्या है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये स्थित आपका 30 का आंसर हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, आपने सुना होगा ये क्रम, ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। गंगोत्री हिमालय किस हिमालय में स्थित है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, फिर आपका नेपाल हिमालय है, फिर असम हिमालय है। आपने सुना होगा सिडनी बुराड़ ने जो बांटा है, किसको बांटा है, तो जो हिमालय को बांटा है उसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसी में कुमाऊं हिमालय
हिमालय में स्थित है, गंगोत्री। ओके। नदी घाटियों का आधार पर्वत हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया आपको सिरिनी बुराड के द्वारा किया गया प्रादेशिक विभाजन। जैसे कौन सा है? सिंधु से लेकर सतलज तक के भाग को क्या कहा गया है? पंजाब हिमालय कहा गया है। और सतलज से लेकर और काली तक के भाग को क्या कहा गया है? कुमाऊं हिमालय कहा गया है। कुमाऊं हिमालय कहा गया है सतलज से काली नदी तक का। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के भाग को क्या कहा गया है? नेपाल हिमालय कहा गया है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर दिहांग तक का जो भाग है, अरुणाचल प्रदेश के कोना तक का भाग है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया असम हिमालय। तो हिमालय का अलग अलग विभाजन को ध्यान में रखिएगा। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तभी मैंने आपको समझा दिया। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलज के बीच में है। शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। चलिए एक बार विचार करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, निकालने की कोशिश भी कीजिए। 1 2 3 तीनों सही होंगे, 1 2 4 सही होंगे या 2 3 सही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हिमालय की सत्य पूछा गया, हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है शिवालिक हिमालय। बिल्कुल सही है, ये तो पहला तो होना ही चाहिए, यानी कि पहला होगा तो इसको काट दीजिए, पहला तो सही होना ही चाहिए। इसे अरुणाचल प्रदेश से डफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है भाई, दूसरा भी सही होना चाहिए। दूसरा किस ऑप्शन में नहीं है, तो इन दोनों को काट दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद से कौन सा है? चौथा चेक कर लेते हैं और तीसरा देखते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच में पाई जाती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिवालिक की औसत ऊंचाई भी है जो, वो भी बहुत है, 900 से 1200 मीटर तक ऊंची है, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा को अगर आप काट देंगे तो 3 आंसर कट जाता है, डी आंसर हो जाएगा आपका। 1 2 4 इसका कथन सही हो जाएगा। ओके, चौथा पढ़ लीजिए एक बार। शिवालिक के गिरिपथ अथवा उप हिमालय के क्षेत्र पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में फैलकर क्षेत्र भावर मैदान का निर्माण करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भावर जो होते हैं शिवालिक के ठीक नीचे के भाग होते हैं। सही मिलान करना है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पैलियोजोइक महाकल्प, ओलियोगीन्स महाकल्प, मायोसीन युग, प्लायोसीन युग। इसको मैच कीजिए। कौन सा सवाल है? 35 नंबर सवाल है। इसको मैच कीजिए, आसानी से हो जाएगा। ट्रांस हिमालय, पैलियोजोइक महाकल्प, बृहद हिमालय, ओलिगोसीन, उसके बाद से लघु मध्य हिमालय, मायोसीन युग, शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन युग। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगला है निम्न से किसका मिलान सही नहीं है? पर्वत चोटी और देश अवस्थिति के बारे में पूछा गया। पर्वत चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा क्या भारत में है? बिल्कुल सिक्किम में है ये तो। धौलागिरी कहाँ पर है? तो ये धौलागिरी ये भारत में है क्या? नहीं, धौलागिरी भारत में नहीं है। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? नेपाल में, तो ये तो सही दिया हुआ है। नामचा बरवा तिब्बत में है। धौलागिरी कहाँ पर है? तो ये भी नेपाल में है। 8172 मीटर ऊंची है ये चोटी, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय में। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है किसके द्वारा? तो 37 का आंसर हो जाएगा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दरअसल पहाड़ की घाटियों के बीच में छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं मिट्टी के इकट्ठे होने के कारण, गाद के इकट्ठे होने के कारण, और ये बड़े उपजाऊ होते हैं, चारागाह वगैरह के लिए फेमस होते हैं, जिनको कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, नाम सुना मर्ग। उसी प्रकार से उत्तराखंड में उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बुग्याल या पयार कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ओके, काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पता ही होगा, लद्दाख में स्थित है ये काराकोरम दर्रा। निम्न से कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है? जोजिला, चांगला, देवसा, लुंगलाचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, देवसा जो है ये आपका लद्दाख में नहीं है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो हिमाचल प्रदेश में है। ल्हासा का संपर्क, ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रों द्वारा होता है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बोमडीला के द्वारा इसमें से ल्हासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से होता है। निम्न से किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश करती है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा दर्रा है? तो ये यांग दापा दर्रा है, यांगपा दर्रा है, इससे से अरुणाचल प्रदेश भारत प्रवेश करती, इसी के निकट में। नुब्रा, न्योर, चुम्बी, युमथेंग। अब आपको मैच करना है जम्मू कश्मीर, असम, तिब्बत और सिक्किम। मैच कीजिए, आसान है ये, एक बार मैच करके देखिए, आसान लगेगा आपको। इसको मैच करते हैं। नुब्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर। न्योर कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। चुम्बी है तो ये तिब्बत में है। युमथेंग है सिक्किम में। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अलग अलग घाटियाँ थी और अलग अलग राज्य थे, इनको मैच करना था। रावी और चिनाब के बीच स्थित दोआब को क्या कहा जाता है? देखिए अलग अलग 5 दोआब हैं, जिनके मिलने से क्या बनता है? पंजाब, पंचआब। आब का मतलब यही होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब जिनको कहा जाता है। तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को जैसे कहा जाता है बिस्त दोआब। क्या कहा जाता है? ब्यास और सतलज के बीच के बिस्त दोआब कहा जाता है। ब्यास और रावी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? बाड़ी, बौ से ब्यास, रौ से रावी,
है ना। रावी और चिनाब के बीच जो दोआब होता है उनको क्या कहा जाता है, रचना, रचना, रचना। ओके, चिनाब और झेलम के बीच जो दोआब होता है उनको क्या कहा जाता है, चज, चज, चज दोआब कहा जाता है या चाज कहा जाता है। झेलम और चिनाब नदी के बीच जो दोआब हैं उनको सिंध सागर दोआब कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, रचना दोआब या रेचना दोआब कहा जाता है। रावी और चिनाब के बीच जो दोआब हैं उनको। ओके, ये इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन होगा आपका। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोदा बेट्टा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है दूसरी। अन्नामलाई पर्वत में स्थित अन्नायमुडी जो चोटी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है, 2637 मीटर ऊंची है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक ये होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, सी कुर्रम। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। सिंधु बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ श्योक, काबुल, तोची और गोमल है। सिंधु नदी ऐसे बह रही है, तो ये इसका आपका बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। मैच कीजिए इसको, इसमें से कौन सा सही होगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। इसमें बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं वो पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियाँ हैं वो मिलती हैं, और इसके दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप मिसमैच कर देंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए चिल्लास के निकट पाकिस्तान प्रवेश करती है। पंचनद नदियों में से निम्न से कौन सी नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सतलज नदी है जो 3 भागों में काटती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। गंगा नदी की 2 शीर्ष धाराएं धौली गंगा एवं भागीरथी है जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 सही है, दूसरा जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गंगा की जो 2 शीर्ष धाराएं हैं वो कौन सी है, अलकनंदा और भागीरथी है जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला है भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, महानंदा है अंतिम सहायक नदी। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा मिलने वाली नदी कौन सी है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोंस और सोन नदी जो है ये मिलती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक कथन गलत है ये आपको बताना है, 54 का आंसर निकालिए। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश से दिबांग के नाम से जाना था, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना था, ना कि दिबांग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत दिया हुआ है। गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, 55 का आंसर क्या हो जाएगा, यमुना, टोस और सोन हो जाएगा, इसमें से बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि निम्न से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डी कावेरी नदी। अगला है जेठ प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। जेठ की पश्चिमी शाखा उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, 57 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, 58 का आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, मानसूनी जलवायु का है। मौसमी उत्क्रमण का मतलब मौसम के हिसाब से इसकी दिशा बदल जाती है, इसी को कहा गया है। तो ये मानसूनी जलवायु में होता है, जैसे अभी मानसून आया हुआ है तो ये क्या है, समुद्र से हवाएं हमारी तरफ आ रही हैं इसलिए वर्षा हो रही है। 60 नंबर का आंसर निकालिए जरा, क्या होगा, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है, वेस्टर्लीज। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आई वायु संहिताएं मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर पूछा है, सत्य कथन है तो 60 का आंसर हो जाएगा, केवल और केवल 2 सही हैं। जो पछुआ हवाएं अस्थायी हवाएं हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, पहला जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर इसमें बी दिया हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से इसका दोनों सही होना चाहिए, सी होना चाहिए, इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, इसका मेरे हिसाब से दोनों आंसर सही होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्न से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है, 61 का आंसर क्या हो जाएगा, सुमात्रा जो द्वीप है ये सबसे निकट स्थित है, ये यूपीएससी का सवाल है। अगला है कि हिमनद और नदी, आपसे पूछा गया है किस हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, इसको मैच कीजिए जरा, आसानी से मैच हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सुमेलित कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1, 2, 4 जो है बंदरपूछ यमुना सही है, 12 सिगरी से चेनाब ये भी सही है, और सियाचिन से नुब्रा ये भी सही है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 4 जो है वो सही दिया हुआ है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है,
63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये यूपीएससी 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है, यूपीएससी 2020 का सवाल है। नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सी कम होता है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल 2 सही दिया हुआ है, बाकी दोनों जो हैं वो गलत दिए हुए हैं। जो आपका चक्रवात है, जेट प्रवाह है, ये उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में स्थित हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पर सही दिया हुआ, बाकी दोनों गलत दिए हुए। ओके, 65 नंबर सवाल पर चलते हैं कि ब्रह्मानी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा क्या लिखा? उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और 4, यानी कि नागावली और वंशधारा ये पूर्वी घाट से निकलती है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि पूर्वी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियों को मैं बता देता हूँ। वैतरणी नदी, बुडबलांग नदी, रसिकुल्पा नदी, वंशधारा नदी, पलार नदी, नगवाली नदी, चंपावती नदी आदि शामिल हैं। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं ये। अगला है आपका नामचा बरवा, नंदा देवी, नौकरेक। मैच कीजिए, इसमें से कौन सा सही दिया हुआ है? सही सुमेलित को मैच करना है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय सही है। बाकी नामचा बरवा कहाँ पर है? तो ये आपका हो गया, ये तिब्बत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और नौकरेक कहाँ पर है? तो ये गारो हिल्स में है, मेघालय में स्थित है, न कि सिक्किम में। तो ये दोनों गलत दिए हुए हैं, इसका केवल 20 सही है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सत्य दिए हुए हैं। एक बार इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। यह हल्की भूरे से राख जैसी भूरे रंग की तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की हैं। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व होती हैं। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। काली मिट्टी में कमी होती है किस चीज़ की? एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फॉस्फोरस, 1, 2, 3 में से कौन सा आंसर हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा। तीनों की कमी होती है, इनमें तीनों की कमी होती है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पीट मृदा होती है, इनमें जैविक पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पेनगंगा व वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की, इसका आंसर ए हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार वनावरण क्रम दर्शाने वाले सही राज्यों को चुनिए। 2021 रिपोर्ट के हिसाब से वनावरण आपसे पूछा गया है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 21.71% है। ए आंसर हो जाएगा, 21.71%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा है? कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ये सही होगा क्या? पर्वतीय क्षेत्र वनावरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है और सही नहीं पूछा गया आपसे। जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र इनके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 2 और तीसरा जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज का, इसको सॉल्व कीजिए। कितने नंबर आए ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा है ये भी बता सकते हैं आप। वन रिपोर्ट 2021 की भारत की स्थिति के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है वनावरण में अधिकतम वृद्धि तेलंगाना, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे पर उड़ीसा है। तो 75 MCQ का बेहतरीन सेट था ये। ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट हो गया हुआ, इंडियन ज्योग्राफी का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।